हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त वर्ष बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। बजट क्या होता है आपको पता है। आने वाले वर्ष में जितने भी राजस्व और कैपिटल प्राप्ति होगी और क्या राजस्व कैपिटल भुगतान होंगे, उनका अनुमानित लेखा जोखा सरकार इस तरीके से खर्च करेगी और सरकार की इनकम इस तरीके से होगी। मोटा मोटी बात ये है। अब हम पढ़ते हैं कि बजट पेश किया गया। और एक बात हमने पहले ही पढ़ रखी है, संविधान, क्योंकि हम संविधान पढ़ते हैं हमारे कई सारे सब्जेक्ट में। जैसे पॉलिटी हो गया, लोक प्रशासन हो गया, उसमें कहते हैं कि बजट है, इस प्रकार के किसी शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। और हम कहते हैं कि बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका जिक्र इसमें संविधान में किया गया है आर्टिकल 112 के तहत। लेकिन जो बजट शब्द है, जो बजट है, वो बजट डॉक्यूमेंट के साथ होते हैं। बजट डॉक्यूमेंट माने वार्षिक वित्तीय विवरण तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अनुदानों की मांग होगी, डिमांड फॉर ग्रांट कह सकते हैं। जैसे एक फाइनेंस बिल हो गया, एक FRBM एक्ट के तहत कुछ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देने मैंडेटरी है, जिसमें एक वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण होता है, एक मध्यावधि राजकोष नीति से राजकोष नीति कार्य नीति विवरण होता है। क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से, लेकिन मोटा मोटी देखते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी कुछ सपोर्टरी डॉक्यूमेंट होते हैं। देखो, संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। सरकार हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण पटल पे रखेगी, सदन के पटल पे रखेगी, बिल्कुल सही है। ये संवैधानिक प्रावधान है। अनुदान की मांग 113 में कह रखा है, तो वो भी रखे जाएंगे। वित्त विधेयक आर्टिकल 110(1)(a) में कह रखा है, ये संवैधानिक प्रावधान है। वहीं अगर देखते हैं राजवित्तीय, जो FRBM एक्ट है, उसके डॉक्यूमेंट है, उसको मैंडेटरी किया गया है आर्टिकल में नहीं, इस अधिनियम के तहत मैंडेटरी किया गया है। तो ये तो संवैधानिक प्रावधान या विधानीय प्रावधान है जो सरकार को करने आवश्यक है। लेकिन देखो, बजट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आसान नहीं होता है उसे समझना। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि सरकार बजट बनाती है, वो प्रावधान बनाती है, वो ठीक है, लेकिन उन प्रावधानों को जनता को भी डिलीवर करे, जनता भी उनको समझे। अब जनता कॉम्प्लेक्स भाषा को तो समझेगी नहीं। तब इस परिस्थिति में उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको विस्तारित रूप से समझाने के लिए कुछ सपोर्टरी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी सरकार इस बजट डॉक्यूमेंट में शामिल करती है। जैसे जैसे व्यय बजट हो गया, प्राप्ति बजट क्या होगा, उसकी पूरी डिटेलिंग होगी, पूरे मैप, चित्र, ग्राफ के साथ में। व्यय की रूपरेखा, बजट का क्या सार होगा। वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन हो गए, ठीक है। आउटकम आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क हो गया। एक अलग से छोटा सा डॉक्यूमेंट दे देगी जिसमें मुख्य मुख्य विशेषताएं दे देगी, है ना। बजट घोषणाओं का 2024-25 में जो बजट घोषणा है, उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर किया गया है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदानों की मांग और वित्त विधेयक ये संवैधानिक प्रावधान है, ये सरकार पेश करती है, बजट डॉक्यूमेंट में शामिल है तीनों। इसके अलावा FRBM एक्ट के तहत 2 स्टेटमेंट जारी करती है, ठीक है, ये FRBM एक्ट में मैंडेटरी किया गया। और इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे बजट, व्यय बजट, प्राप्ति बजट, ये वाले हैं ना, ये सरकार जनता की सहूलियत के लिए, जो इसके स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर में आप भी शामिल हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो, बाकी प्रत्येक भारत का नागरिक है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक इसका स्टेक होल्डर होता है। लेकिन हमारे समझने का, देखने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थी है, जो हमारे एग्जाम में इनका फैक्ट प्रश्न जिस हिसाब से पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे हो सकता है आपकी वनडे एग्जाम हो, आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, किस हिसाब से आप इसका उपयोग करते हैं वो आपकी एग्जाम की आवश्यकता पर निर्भर करता है। बाकी हमें समझने का, जो इस बजट डॉक्यूमेंट है, उसको समझने का नज़रिया थोड़ा अलग होना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने पहले बताया कि संविधान का जो आर्टिकल 112 है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रावधान किया गया। आर्टिकल 113 है, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट की बात की गई है। और फाइनेंस बिल की पता ही है आपको, 110 के में
अधिसूचित किया गया। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए जैसे हमने चर्चा कर ली। इसके बाद FRBM एक्ट में 2 जो डॉक्यूमेंट है, जो 2 स्टेटमेंट है वो सरकार को जारी करने ही होते हैं FRBM एक्ट के अनुसार, तो वो सरकार जारी करती है। और कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो गए। ये हमारे बजट डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई। अब हम मोटा मोटी हमने जो शब्द पढ़े, सबसे पहले तो वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर डिमांड फॉर ग्रांट, फिर फाइनेंशियल बिल। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? हमने कहा कि बजट का सप्लीमेंट्री है। बजट सब संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है 2025-26 के लिए, यानी आने वाले वर्ष के लिए, जिसके लिए सरकार अनुमानित बजट पेश कर रही है, उसमें कितनी प्राप्तियां होगी और कितने व्यय होंगे। इसका मतलब हो गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण में 2025-26 के लिए अनुमानित व्यय और प्राप्तियां दिखाई जाती है? मात्र नहीं, इसमें 3 साल का डेटा शामिल होता है। 3 साल का डेटा, एक तो 25-26 यानी जिस वर्ष के लिए बजट पेश किया गया वो, एक जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, और इससे पहले वाला 23-24। अब देखो 25-26 का तो पूरी तरह से अनुमानित है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं, होने वाला है, अनुमानित ही होगा ना। 24-25 अभी तो पूरा ही नहीं हुआ, अभी 1 महीना तो पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी इसका भी अनुमानित ही होगा। हालांकि कुछ फैक्ट हमारे पास डेटा होगा उसका, लेकिन कुछ हमें अनुमानित करना पड़ेगा। लेकिन जो वास्तविक डेटा मिलेगा वो हमें इससे पिछले वाले साल यानी 23-24 के लिए मिलेगा। तो इसमें कितनी प्राप्ति है, कितने भुगतान है, उसके बारे में लेखा जोखा मिलता है। जैसे अब आप कहोगे कि इसको किस तरह से समझते हैं? इसमें समझते हैं कि पिछली बार कितना व्यय किया गया था इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इससे पिछली बार कितना किया गया था, तो कंपैरिजन करने में भी आसानी रहती है और सरकार को बजट बनाने में भी थोड़ी सहूलियत रहती है। अब एक बात तो आपने पढ़ रखी है कि सरकार के जितने भी व्यय किए जाते हैं, वो सरकार के जितने भी खर्चे किए जाते हैं, तो खर्चे नॉर्मली कहाँ से होंगे? खाते से होंगे। तो सरकार के कौन कौन से खाते हैं? जैसे आप हो, आपके पास कौन कौन से खाते हैं? सेविंग अकाउंट है ना, करंट अकाउंट है, और FD भी बना रखी। आप इनसे ही तो कर सकते हो ना खर्चे। वैसे ही सरकार के पास भी 3 ही खाते हैं। कौन कौन से खाते हैं? एक तो है भारत की संचित निधि। क्या है? संचित निधि। एक है आकस्मिक निधि, और एक है लोक लेखा। यानी भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और भारत का लोक लेखा। और इसमें सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा और पैसा जाएगा, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा? तो संचित निधि में सरकार के पास जितना भी रेवेन्यू आएगा ना, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू इनकम हो, कोई सी भी इनकम हो, उसमें संचित निधि में डालेगी और खर्चा करेगी तो यहीं से करेगी। ठीक है। अब संचित निधि की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो इसको भी समझना पड़ेगा। तो हमने वार्षिक वित्तीय विवरण को मोटा मोटी समझा कि सरकार के आने वाले वर्ष में जो बजटीय वर्ष है उसमें जितना भी खर्चा होगा, जितनी भी आय होगी, उसका अनुमानित विवरण। अब उसमें कहता है कि आपकी खर्चे देता तो हो सकते हैं संचित निधि से, या आकस्मिक निधि से, या लोक लेखा से। सरकार के पास 3 ही खाते हैं, और फिर भी ये कह रहा है कि संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है। अब संचित निधि है, ये क्या है भाई? तो संविधान का जो अनुच्छेद 266 है उसमें संचित निधि का प्रावधान किया गया है। इसमें तो संचित निधि का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 266 में है। देखो, सरकार को जितने भी राजस्व की प्राप्ति होती है, इसके द्वारा लिया गया जो भी उधार है, या सरकार ने कोई भी ऋण दे रखा है और उसकी प्राप्तियां होती है, तो ये पैसा कहाँ डाला जाता है? तो ये पैसा सरकार की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि में डाला जाता है। अब सरकार के जितने भी व्यय होंगे, जो खर्चे होंगे, वो भी कहाँ से किए जाएंगे? तो इसी खाते से किए जाएंगे। तो जितने भी भारत सरकार के व्यय है वो सारे संचित निधि से ही किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है। शर्त क्या है? संचित निधि से अगर कोई पैसा निकाला जाता है
तो इस पैसे को निकालने की पूर्वानुमति यानी निकालने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। कहाँ से? भारत की संसद से। यानी संसद की अनुमति आवश्यक है संचित निधि से कोई भी पैसा निकालने के लिए। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि पैसा आएगा वो संचित निधि में डाला जाएगा और पैसा खर्च किया जाएगा वो संचित निधि से खर्च किया जाएगा। तो फिर हमने एक शब्द और पढ़ा था ऊपर कि दूसरा सरकार का जो अकाउंट है वो है आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है? 267 में। तो फिर ये आकस्मिक निधि क्या है? ये प्रश्न भी स्वाभाविक है। तो इसमें कहते हैं कि देखो, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि संसद की स्वीकृति लेने का समय नहीं रहता और अचानक सरकार को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए इस आकस्मिक निधि का जो अकाउंट है उसका प्रावधान किया गया है। यानी इसमें कुछ अमाउंट है वो पहले से रखी जाती है और वो राष्ट्रपति के अधीन है। अगर कोई अप्रत्याशित व्यय हो तो उसकी पूर्ति इसके तहत की जा सकती है और बाद में संसद से इसका अनुमोदन करवाया जा सकता है। तो अनुमोदन जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो भारत की आकस्मिक निधि है वो कितनी है? 30,000 करोड़ की। कितनी है? 30,000 करोड़ की है। 30,000 करोड़ की आकस्मिक निधि है सरकार की। अब मान लीजिए 1,500 करोड़ रुपए आकस्मिक खर्च करने पड़ गए सरकार को और इसको बाद में संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिया कि आपने किया है वो सही किया है। तो जितना पैसा खर्च किया है ना वो पैसा संचित निधि से निकाल के किसमें? आकस्मिक निधि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हमने संचित निधि पढ़ ली आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि पढ़ ली 267। अच्छा, हमने एक और देखा कि लोक लेखा पब्लिक अकाउंट क्या है। तो देखो, कुछ पैसा होता है वो सरकार के पास जमा रहता है एज ए ट्रस्ट के रूप में। यानी किसी और का पैसा है सरकार के पास जमा है। और का पैसा मतलब जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि है, लघु बचत संग्रह के पैसे हैं, है ना, सड़क विकास के पैसे हैं, प्राथमिक शिक्षा के पैसे हैं, अन्य कोई आरक्षित या विशेष निधि है जो किसी विशिष्ट खर्चे के लिए ही आरक्षित रखी गई है और उसको उस अकाउंट में किसमें डाला जाता है? वो पब्लिक फंड मतलब लोक लेखा में पब्लिक फंड में रखा जाता है उसको। ठीक है। कहाँ रखा जाता है? पब्लिक फंड में रखा जाता है। तो अब क्या है? वो सरकार का पैसा है नहीं, वो सरकार ने अपने पास रखा है एज ए ट्रस्टी के रूप में। तो इस प्रकार का जो पैसा होगा वो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लोक लेखा। ठीक है। तो इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। अब देखो, लोक लेखा वो सरकारी की राशि नहीं है, उन्हीं प्राधिकारियों को वापस करनी पड़ेगी जिन्होंने इसको जमा किया था। और इसको निकालने के लिए क्या संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ये प्रश्न बन सकता है कि अगर लोक लेखा में से पैसा निकालना हो तो हमने देखा कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। आकस्मिक निधि से पूर्व आवश्यक नहीं है, लेकिन बाद में उसका अनुमोदन करवाया जाता है। तो क्या लोक लेखा से पैसा निकालने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है? नहीं। लोक लेखा से अगर पैसा निकालना है तो सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संचित निधि से कोई राशि है विशिष्ट उद्देश्य के लिए लोक लेखे में रखी गई है, ठीक है, कहां की राशि है? संचित निधि की राशि है। अब उसको पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए। अब जब विशेष उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा ना, तब उसकी अनुमति आवश्यक होगी, संसद की अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है। सरकार का जो अब हमने बात करी, तीनों प्रकार के हमने राजस्वों की बात कर ली। अब राजस्व सरकार के प्राप्त होते हैं, संचित निधि में डाले जाते हैं, ये हमने बात चर्चा कर ली। अब सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है ना, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो कर राजस्व
और दूसरी गैर कर राजस्व। कौन सी है? गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व तो आपको पता है, जितने भी टैक्सेस है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्सेस है वो कर राजस्व है। अब प्रश्न ये बनता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि गैर कर राजस्व क्या है, उसको बताइए, उदाहरण बताइए। तो जैसे सरकार ने अगर कोई इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर कोई लाभांश प्राप्त हुआ है सरकार को, तो वो क्या है? वो गैर कर राजस्व है। सरकार ने किसी को पैसा उधार दे रखा है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या है? वो भी गैर कर राजस्व है। सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा है और उसके बदले कोई शुल्क प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है? वो भी गैर कर राजस्व है ना। तो इस प्रकार की जो इनकम है, सरकार की आय है, वो क्या होगी? गैर कर राजस्व होगी। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के, अब राजस्व व्ययों की बात करें तो हम तो आय की बात करें, राजस्व प्राप्ति की बात करें, तो राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय है जो सरकारी विभागों का सामान्य संचालन के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, या कोई सरकार ने ऋण ले रखा है उस पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो वो भी राजस्व व्यय है। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी क्या है? वो भी राजस्व व्यय है। कोई अनुदान दिया जा रहा है, वो भी राजस्व व्यय है। तो इस प्रकार मोटा मोटी राजस्व व्यय क्या है? देखो, राजस्व व्यय का मतलब है सरकार इस प्रकार के खर्चे से कोई संपत्ति क्रिएट नहीं कर रही है, संपत्ति क्रिएशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है, इससे एक पुल बन रहा है, तो क्या ये राजस्व व्यय होगा? नहीं, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये क्या होगा? कैपिटल। लेकिन अगर सरकार सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज को, जैसे शिक्षा विभाग को सैलरी दे रही है सरकार, तो ये खर्चा क्या है? ये है राजस्व व्यय। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, जैसे यूरिया पे सब्सिडी दे रही है, तो ये क्या है? ये राजस्व व्यय है। अब देखो, एक छोटा सा पॉइंट ये बनता है कि सरकार कोई सब्सिडी दे रही है, जैसे मान लीजिए आपने आवेदन किया कि मुझे एक टीन शेड बनाना है, टीन शेड लगाने हैं जिसमें मैं अपने प्याज स्टोर कर सकूं, और उसके खर्चा है 1,50,000। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस 1,50,000 में से 90,000 रुपये सरकार आपको क्या दे रही है? सब्सिडी या अनुदान दे रही है। अब सरकार के लिए खर्चा सब्सिडी वाला किसमें माना गया है? किसमें माना गया है? ये राजस्व व्यय। लेकिन क्रिएट क्या हो रही है? एक कैपिटल क्रिएट हो रही है ना, टीन सेट निर्माण हो रही है, वर्षों तक इसका उपयोग प्याज स्टोर के लिए किया जा सकता है। भले ही, तो इसका मतलब क्या है? भले ही उस राज्य या संघ क्षेत्र या अन्य किसी पक्षकार ने उस अनुदान का प्रयोग करके कुछ संपत्तियों का सृजन किया है, लेकिन भारत सरकार के लिए सब्सिडी के रूप में दिया गया अनुदान, सब्सिडी अनुदान क्या होगा? राजस्व व्यय माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, अब हमने बात कर ली राजस्व व्ययों की बात कर ली। अब पूंजीगत व्यय, ऑब्वियसली बात है, जिससे कोई संपत्ति का क्रिएशन होता है, वो पूंजीगत व्यय हो जाएंगे। और जैसे सरकार पुल बना रही है, रोड बना रही है, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे मान लो शिपिंग के लिए बंदरगाह वगैरह डेवलप कर रही है, एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो क्या होंगे? पूंजीगत एक्सपेंसेस होंगे, पूंजीगत व्यय होंगे। बजट में, वार्षिक वित्तीय विवरण में पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय दोनों ही शामिल रहते हैं। अब देखो, हमने क्या कहा? वार्षिक वित्तीय विवरण में इस साल का, आने वाले साल का अनुमानित, और इससे पिछले वर्ष का जो आय और व्यय का लेखा जोखा,
ये वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लेखित है। तो इसका लेखांकन किस तरीके से किया जाएगा? क्या संविधान में इसके वर्गीकरण का कोई कॉन्सेप्ट बता रखा है क्या? बिल्कुल बता रखा है। संविधान का आर्टिकल है 150, कौन सा है? 150 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? उसके अनुसार जो भी प्राप्ति और संवितरण है उनका अनुमान लगाया जाएगा लेखांकन वर्गीकरण अनुच्छेद 150 के तहत करके। ठीक है, अब हमने क्या बात करी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो भारत की संचित निधि से प्रभावित होंगे। ठीक है, और लेकिन क्या ऐसे भी कुछ एक्सपेंसेस है जो संचित निधि से किए जाते हैं बट संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं? संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं। संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है कि ऐसा प्रावधान? बिल्कुल होता है। कैसे? कौन सी परिस्थिति है? भारत का संविधान वो कहता है कि कुछ मद, जैसे राष्ट्रपति को आपको परिलब्धियां देनी है, राज्यसभा के सभापति को, उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते देने हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC हो गया, इनके वेतन भत्ते पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज, सरकार ने कोई ऋण ले रखा है उस पर ब्याज चुकाना है या उन ऋणों को वापस चुकाना है, और न्यायालय के आदेश की पूर्ति के लिए कोई भुगतान करना है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में आपको लोकसभा से स्वीकृत करवाने की, संसद से स्वीकृति पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट। तो हमने पहले देखा था कि संविधान का आर्टिकल है वो 113, कितने नंबर का? अनुच्छेद 113 है। वो कहता है कि संचित निधि से अगर कोई व्यय किया जाता है और व्यय के लिए अनुमान किया जाता है कि इतना व्यय किया जाएगा, अब उस संचित निधि के व्यय के अनुमान को लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। और ये कहाँ दे रखा है? ये आर्टिकल 113 में। डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे हमने कहा था ना बजट डॉक्यूमेंट में 2 नंबर पे देखा था, आर्टिकल 112 में तो वार्षिक वित्तीय विवरण था और 113 में डिमांड फॉर ग्रांट थी। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब अनुमति लेना संसद से, जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रावधान कर रखे हैं कितना खर्चा हम करेंगे उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति। तो अनुदान को मांगों के रूप में वहां पे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अनुदान की एक मांग रखता है। कुछ मंत्रालय हो सकता है जैसे अलग अलग 2 मांग भी हो सकती है, लेकिन वो मांग वहां पे रखी जाती है और वो स्वीकृत हो जाती है और प्रभारित, मतलब वहां पे, मतलब इस प्रकार से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां से स्वीकृति ली जाती है। ये डिमांड फॉर ग्रांट हो गया। अब एक हमने पढ़ा था वित्त विधेयक। क्या पढ़ा? वित्त विधेयक, आर्टिकल 110(1)(a), इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। तो चूंकि देखो जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है वो क्या है? वो वित्त से रिलेटेड है, तो वो वित्त विधेयक की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें देखो हमें 110(1)(a) की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। वित्त विधेयक पहले धन विधेयक के रूप में होगा। धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण का रिलेशन बजट वित्त से है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसको सटिस्फाई, इस डिमांड को, इस आर्टिकल को सटिस्फाई करने के लिए वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है? अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन बजट में प्रस्तावित करके विनियमन का विवरण इसके अंदर रहता है।
बजट से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें रहता है जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में यथा परिभाषित वित्त विधेयक एक धन विधेयक है। अब हमने क्या कहा कि संविधान के आर्टिकल 113, 112, 110A को सेटिस्फाई कर दिया बजट के कुछ डॉक्यूमेंट के द्वारा, और हमने ये भी पढ़ा था कि FRBM एक्ट को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो FRBM एक्ट की धारा 3 है, उसके अधीन 2 डॉक्यूमेंट पेश करने मैंडेटरी है। एक तो है वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और दूसरा है मध्यावधि राजकोषीय नीति और राजकोषीय नीति संबंधित जो कार्यनीतिक विवरण है ना उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब वृहद आर्थिक रूपरेखा क्या होती है? तो जो विकास की संभावनाएं हैं कि सरकार इस तरह से कार्य कर रही है तो इस प्रकार से विकास की संभावनाएं, कितनी GDP विकास दर रही है ना, घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, बाहरी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उनके बीच में कंपैरिजन, और केंद्र सरकार का जो राजकोषीय बैलेंस है उसको संतुलित करना, और इंडियन मतलब भारतीय इकोनॉमी को विश्व इकोनॉमी से संतुलन स्थापित करना, ये सारे प्रावधान वृहद आर्थिक रूपरेखा में शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अब एक मध्यावधि वृहद आर्थिक रूपरेखा एक स्टेटमेंट हो गया FRBM के तहत, और दूसरा क्या है मध्यावधि राजकोषीय नीति। तो इसमें क्या है, ये भी धारा 3 के तहत FRBM एक्ट की धारा 3 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बाजार कीमतों के GDP के संबंध में राजकोषीय संकेतकों के 3 साल के प्रगतिगत लक्ष्य, जैसे राजकोषीय घाटा कितना, राजस्व घाटा कितना, प्राथमिक घाटा कितना, कर राजस्व कितना, गैर कर राजस्व कितना, और केंद्र सरकार के ऋण कितने। तो ये टारगेट्स इसमें डिसाइड्स होते हैं FRBM, ताकि वो जो घाटा है, बजटीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, उनको इसमें कंट्रोल में रखा जा सके। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बजट के साथ में पेश किया जाता है। तो इसके अलावा जैसे हमने चर्चा करी कि कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी है जो इस बजट को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अपना व्यय बजट हो गया, प्राप्ति बजट हो गया, इसके अलावा व्यय की रूपरेखा क्या होगी, योजना व्यय क्या होगा, वाणिज्यिक विभाग। तो इस प्रकार ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इसके साथ में हम सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट मिलकर क्या बनते हैं, बजट डॉक्यूमेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो मोटा मोटी क्या क्या हो गया, एक तो देखो वार्षिक वित्तीय विवरण 112, डिमांड फॉर ग्रांट 113, फाइनेंस बिल 110 क्लोज 1 सब क्लोज ए, और FRBM एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 2 स्टेटमेंट, एक वृहद आर्थिक स्टेटमेंट और एक मध्यावधि, ठीक है, जिसमें GDP के आंकड़े और सरकार के जो बजट घाटा वगैरह है उसको डिस्क्राइब करने के प्रावधान, और बाकी कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार हमने बजट डॉक्यूमेंट के जो प्रमुख पार्ट हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपने इसको समझा होगा, और आगे हम बजट के जो डॉक्यूमेंट तो क्या क्या ये देख लिए, आगे हम क्या देखेंगे, सरकार का जो बजट है उसके अंदर क्या उल्लेखित है, पैसा कहाँ ज़्यादा लगाया गया है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, और जो नए टैक्स स्लैब है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लगातार जुड़े रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।